मेरे को जरा किरण से जरा चेक कराना है। उसमें एलआईसी ने स्टेक बढ़ाया है, वो आईजीएल का शेयर है, जरा स्क्रीन पे लेके आइए। इस बार का रोल ओवर का डाटा काफ़ी स्ट्रांग था और इस गैस के स्टॉक सभी चल रहे हैं, गेल के भी अच्छे नंबर आए हैं। आईजीएल पे खबर ये है कि इसमें एलआईसी ने अपना स्टेक 7.3% से बढ़ाकर 9.3% कर लिया। 2% सीधा स्टेक बढ़ाया है, शेयर चल भी रहा है। आईजीएल पे एक बार किरण आपका रिकमेंडेशन, खबर अच्छी है, पॉजिटिव है। तो गैस वाले सेक्टर की अगर हम बात करें तो रिसेंटली भी प्रॉफिट बुकिंग आया था और कहीं ना कहीं आईजीएल में भी सिमिलर पैटर्न था। उसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 425 का, वो ब्रेक करके नीचे में कहीं ना कहीं 380 तक के लो बनाए थे, जो उसका प्रीवियस एक पैनिक लो था। वहां से स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक एक रिकवरी मोड में हार्ट ऑफ हायर पैटर्न के अंदर है। वापस यहाँ पे हम 200 दिन का मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 20 दिन और 50 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। और कल हमने एक नीचे लोअर लेवल से एक रिकवरी भी देखी थी। तो कहीं ना कहीं जब तक ये स्टॉक्स में 400 का लेवल होल्ड है या तो 405 का लेवल होल्ड है, आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अच्छा एक बेट है। तो 400 का आप स्टॉप लॉस रखिए, कोई भी डिप आता है आप लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल ऊपर में आप 450 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे ही 450 का लेवल क्रॉस होता है उसके बाद एक अच्छी रैली आईजीएल में आ सकती है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 400 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डन। तो आईजीएल पे आपको रिकमेंडेशन होगी, टारगेट स्टॉप लॉस किरण ने आपको बता दिया। हम कोशिश कर रहे हैं सभी के टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ आपके सामने लिख के भी देने, ताकि उसको आप अच्छे से नोट कर लें। मेरे को एक शेयर पता करना था, वो बीपीसीएल। मैं किरण से भी पता कर सकता हूँ, और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ उस शेयर के बारे में क्योंकि आज ना वैशाली की वो पिक में है, बीपीसीएल शामिल है। तो वैशाली तो ऑलरेडी बुलिश है, और आप जो प्राइस इस समय देख पा रहे हैं, पहले टिक के प्राइजेस भी हैं, करीब 8 रुपये ऊपर खुल रहा है। एक बार किरण आपकी रिकमेंडेशन भी इस पे जानना चाहता हूँ, आप इस पे कितने बुलिश हैं। साथ में ना एक सिटी की रिपोर्ट आई, बीपीसीएल की ब्रोकरेज रिपोर्ट होगी आपके पास, एक बार जरा वो भी फायर कीजिए। उन्होंने 560 का लक्ष्य दिया है इस पे। जेफरीज की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं हम 415 करेंगे। यही रखो बस, सिटी वाली रिपोर्ट पर यही रखो, जेफरीज की हटा दो, अब यही रखो सिर्फ सिटी वाली रिपोर्ट। किरण आपकी रिकमेंडेशन बीपीसीएल पे। सो ओवरऑल बीपीसीएल की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि नीचे से 330 से स्टॉक ऊपर में 480 तक गया। वहां से स्टॉक कहीं ना कहीं करेक्शन मोड में था। इसमें इसके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस स्टॉक अपने हाई टॉप जो रिसेंट हाई बनाया है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं आप इस दोनों पैटर्न को कंबाइन करोगे तो एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट हमें डेफिनेटली कह सकते हैं। 500 का उसका जो एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर भी अभी तो एज ऑफ नाउ प्री मार्केट ओपन प्री मार्केट में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है अगर 495 490 तक, तो हमें बाई करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें 480 का मेंटेन करना चाहिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 550 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 20 से 15 दिन के अंदर। तो एक्चुअली ये फेब्रुआरी सीरीज के लिए डेरिवेटिव स्टॉक्स में काफी अच्छा पिक रहेगा। और अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप कर सकते हो। आप बीपीसीएल में 480 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। ठीक है किरण, मैं आपके पास ही वापस से लौट रहा हूँ। गेल की भी ना दो रिपोर्ट आई है, एक तो नम्यूरा की रिपोर्ट है, एक सिटी की रिपोर्ट है। दोनों दिखाना जरा गेल पे। कल इसके नंबर्स आए, डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। आपको बहुत सारे मेहमानों ने इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर दिया हुआ है, तो इसके आपके पास होगा भी। गेल पे एक बार एक करना पता है कि ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कि नहीं अभी। किरण एक बार रिकमेंडेशन दोगे आप, इस पर प्रॉफिट बुक करें या फिर 200 की वेट करें। सो गेल की अगर बात करें तो गेल में भी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि रीसेंट जो एक कंसोलिडेशन फेज था, ऊपर में आप देखोगे तो 170, नीचे में आप देखोगे तो 160 तक के लेवल्स बने थे। अब कहीं ना कहीं डायमंड पैटर्न है, इसके ऊपर से हम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए 200 तक के टारगेट के लिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है अब, वो रहेगा 160 का। जब तक 160 के नीचे नहीं जाता है गेल, तब तक मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। 200 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, डन। अब कुछ ना ट्रेंडिंग स्टॉक्स और पता कर लेते हैं मार्केट के अंदर, जो कल या फिर ये कहें कि जिसके अंदर काफ़ी अच्छे से मूवमेंट आ रहा था या आ सकता है आज भी। एक बार जरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। विशाली एक बार इस शेयर को चेक करेंगे क्या, कोई ट्रेड है क्या जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर। आज गैप के साथ खुल रहा है 1.5%। ओ आई थिंक यस, ये स्टॉक तो हमेशा एक फेवर्ड स्टॉक रहा है। इट हैज गिवन अ सुपर्ब रन अप। तो आज भी अगर गैप अप से खुल रहा है तो आई थिंक थोड़ा वेट करिए, बट आज के लो के साथ ही ये खरीदना चाहिए। एंड आई थिंक ये स्टॉक, जैसे कि मैं वीकली देख रही हूँ, मंथली देख रही हूँ, दिस इज रेडी फॉर हायर टारगेट्स। 550 तक जा सकता है। एक आपसे ट्रेड है, आप ना स्टैंपिंग लगाते जाइए प्रोड्यूसर साहब, आप बकायदा स्टैंपिंग लगाते जाइए। अगर टारगेट आपको स्टॉप लॉस समझ में आता है उसकी प्लेट भी बनाते जाइए। एक शेयर में और पता करना, आज भसीन साहब बता के गए नालको। सोनी जरा टेक्निकली चेक करना, मेरे को तो इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है और मेरे को लग रहा है सीरीज का वन ऑफ द फाइनेंस शेयर भी हो सकता है। नालको जरा चेक करो तो आप। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो अच्छा ब्रेकआउट है अबव 140, बट रेजिस्टेंस है आई थिंक 150 के ऊपर ही आपका इसमें कंडीशनल बाय रहेगा।
एंड स्टॉक उसके ऊपर आप देख सकते हैं तो एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 162 164 भी ले सकता है पोजिशनली। सो थोड़ा सा इंतजार कीजिए 150 के ऊपर लेने के लिए इसको। एंड आप उस पर देख सकते हैं। बट एंटायर सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो मेटल स्पेस में अच्छे रोल ओवर्स हुए हैं। बट मेरे अनुसार बाकी स्टॉक्स में थोड़े रोल ओवर पोजिशन के बेसिस पे थोड़ा आउट परफॉर्म बाकी स्टॉक्स कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो आई थिंक यहाँ पे आप एक नजर रखिए, कंडीशनल बाय 150 के ऊपर ही आप इसको बाय कर सकते हैं। 50 के ऊपर है ज़रूर बाय कीजिएगा। स्ट्रक्चरली भी ठीक लग रहा है, शेयर चला हुआ भी नहीं है ज़्यादा, और आपको एक बड़ा प्ले मिल सकता है। बजट के अंदर माइनिंग से जुड़ी हुई खबरें काफ़ी आ सकती हैं, ऐसा सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास भी आ रहा है। और नाल्को उसका एक बड़ा कंटेंडर है। एनएलसी को भी देखिएगा, एनएमडीसी को भी देखिएगा। मोदी आ गए हैं तो ज़रा उनसे हम पता कर लेते हैं एनटीपीसी के नंबर्स के बारे में। ज़रा स्क्रीन पे एनटीपीसी के नंबर्स लेके आइए। तीसरी बड़ी कंपनी है जिस पे आज रिएक्शन आएगा। उसका पैट बढ़ा है करीब 7%, रेवेन्यू डाउन हुआ है करीब 4%, मार्जिन्स 32 से 26 हुए हैं और ये डाउन हुए हैं। ठीक है, तो एक बार जरा एनटीपीसी का नंबर स्क्रीन पे दिखाइएगा। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एनटीपीसी को आप कैसे देखते हैं सर? क्या एक बार के क्वार्टर नंबर से ये शेयर ऊपर नीचे हो सकता है क्या, या इसमें हमको स्ट्रक्चरली थीम रखनी चाहिए? पावर की डिमांड बहुत है सर देश में, आप जानते हो अच्छे से, और ये कोल बेस्ड पावर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है देश की। पहले सोया हुआ हाथी कहते थे, अब जागा हुआ हाथी कहते हैं इसको। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी एंड सारे पैनलिस्ट को। एनटीपीसी मुझे लगता है एक आध दो क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इन सब कंपनियों, एनर्जी स्पेसिफिक कंपनियों में जो व्यू बन रहा है, मुझे लगता है काफी स्ट्रक्चरल व्यू है और 3 से 4 साल का व्यू रखना चाहिए। और डेफिनेटली 3 से 4 साल में मुझे ये लगता है कि ये सब स्टॉक्स अच्छे खासे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के देंगे। एनटीपीसी खासकर ये स्टॉक फोकस में तब आया जब गवर्नमेंट ने एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि जो थर्मल पावर जो है उसकी जो कैपेसिटी एडिशन है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। लगभग 80 गीगावाट का कैपेसिटी एडिशन फोरकास्ट किया जा रहा है आने वाले 4 से 5 सालों में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट थर्मल एनर्जी, इनके जो अलग जो सब्सिडरीज में जो क्रिएट हो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में, जहाँ पे वो लिस्टिंग की काफी संभावना है आने वाले 1 आध सालों में, मुझे लगता है वहां पे भी वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। एट द सेम टाइम स्टॉक्स इतना चलने के बाद भी अगर ये स्टॉक का अगर मैं आज के बाद डिविडेंड यील्ड देखूं तो मुझे काफी रीजनेबल लगता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ठीक ठाक लगता है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए और अगर पोजिशनल कॉल लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म, फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, एक पोजीशनल कॉल आपको यहाँ पे लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब। देखिए कुछ शेयर का ना नेचर होता है, वो पीएमएस कैटेगरी के अंदर होते हैं, कुछ ट्रेडिंग होती है, कुछ के अंदर स्विंग का बड़ा बेनिफिट मिलता है। अब तो आप एनटीपीसी को ना एक पीएमएस का ही शेयर मानिए, इसको लिए एक बार के नंबर्स ना देखिए, इसलिए लॉन्ग टर्म बैठ है ये। हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय आपके लिए डलवा रहे हैं। हालांकि नंबर मेरे को बहुत एक्साइटिंग नहीं लगे, ठीक है नंबर। हमारी रिसर्च टीम ये कह रही है कि नंबर्स के हिसाब से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो अबव एस्टिमेट है। ये ऑलरेडी पहले चला हुआ है, आप इसका 2 दिन का चार्ट दिखा सकते हैं एनटीपीसी का, 2 से 3 दिन का, तो आप देखिएगा ना नंबर से थोड़ा चला हुआ है ये शेयर। तो बस मेरे को यही चेक करना है कि लॉन्ग टर्म वाला इसके अंदर बना रहे, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और खबर भी आपको बता देते हैं, बजट से जुड़ी हुई एक अहम खबर आ रही है। असल में बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव का ऐलान हो सकता है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अंकुर। एक बार उनसे खबर समझते हैं, फिर इससे जुड़े हुए शेयर्स बताएंगे आपको। अंकुर गुड मॉर्निंग, बताएं। जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के जरिए, और ये जो अनाउंसमेंट्स हैं वो इंटरिम बजट से शुरू हो सकते हैं। सूत्रों ने हमें बताया है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग फंड है उसके स्कोप को बढ़ाया जा सकता है, उसकी लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। आपको हम याद दिला दें 2018 में ये 10,000 करोड़ के इनिशियल कॉर्पस से ये फंड लॉन्च हुआ था और बाद में बोला गया था कि आप 25,000 करोड़ और डाल सकते हैं अदर प्राइवेट प्लेयर से, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब चूंकि कंपनियों को चीपर फंड की जरूरत होती है और उस फंड को मुहैया कराने के लिए सरकार इसका स्कोप बढ़ा सकती है। इसके अलावा
सरकार ने पहले ही कई सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से और बैंकों से ये सजेशन मांगे हैं कि किस तरीके से हम अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में हम अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो कई सारे सजेशंस आए, उनमें से एक ये भी है कि टैक्स छूट की जो रियायत है वो हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट के लिए बढ़ाई जाए, इनफैक्ट एटीसी में उसको क्लब नहीं किया जाए। और साथ ही साथ सजेशन ये भी आया है कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में जो सबवेंशन है वो बढ़ाया जाए। तो ये सारे सजेशन सरकार के पास गए हैं, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक के बाद एक आप कई सारे अनाउंसमेंट्स अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में आप देख सकते हैं। और बजट में देखा जा सकता है कि आप जो अफोर्डेबल हाउसिंग फंड है उसकी लिमिट को बढ़ाया जाए। ठीक है, डन। बहुत शुक्रिया अंकुर, थैंक यू वेरी मच इस खबर बताने के लिए। हमने एक शेयर नीचे लिखा है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अगर आपको याद होगा तो कल सोनी का ये ट्रेड था। कल फिर हमारे एक मेहमान आए थे नीलेश जैन, उन्होंने एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपको LIC हाउसिंग के 610 की कॉल के बारे में बताया था। और आई होप आपके प्रॉफिट्स हुए ही होंगे, क्योंकि ये खबर हमारे सामने आ चुकी है। हालांकि ये LIC हाउसिंग फाइनेंस का इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है, क्योंकि जो इंसेंटिवाइज किया जाएगा वो हो सकता है कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा हो और फाइनेंसिंग पे कम हो। लेकिन मैं फिर भी फाइनेंसिंग वाली कंपनी चेक करता हूँ और सोनी से ही पता करता हूँ। सोनी, एक बार जरा LIC हाउसिंग के बारे में बताइए। आपने कल इसका टारगेट दिया था करीब 610 का। जी डेबी जी, यहाँ पे कल ऑलमोस्ट एक 608.8 के आसपास उसने टेस्ट किया था। बट अभी भी हम देखेंगे तो इसमें अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इसमें लॉन्ग बेल्ट पोजीशंस भी बने हुए हैं, डिलीवरी वॉल्यूम्स भी आए हैं, RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी कल दे चुका है। सो काफी पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है ओवरऑल एंटायर स्टॉक में। पोजिशनली आप देखेंगे तो आज भी अगर 610 को क्रॉस कर पाता है, सो वहां पे एक और आपको एक्सटेंडेड रैली नजर आ सकती है टुवर्ड 630 640 लेवल्स। सो डेफिनेटली स्टॉक में बने रहिए। नीचे में काफी अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं, बट 580 का एक क्रूशियल सपोर्ट है, तो 580 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए। एक्सटेंडेड टारगेट 630 640 के लिए।